नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पल पल राजनीति बदल रही है, उस पर डिटेल में खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा उफान पर। राज्यपाल के न्योते पर सरकार बनाए या नहीं, फैसला करने के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। इधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी कर रहे हैं विधायकों के साथ बैठक। जयपुर के होटल में ठहरे महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक। 41 में से 30 विधायकों ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ा। अयोध्या में मंदिर वहीं बनेगा, रामलला विराजमान को मिला मालिकाना हक, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बनाएगा मंदिर। मस्जिद के लिए अलग से मिलेगी 5 एकड़ जमीन, सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं डालेगा रिव्यू पिटीशन। अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने किया स्वागत, कहा देश को भारत शक्ति की है जरूरत। गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ। कांग्रेस ने भी किया स्वागत, कहा अब राजनीति बंद हो और बने भव्य मंदिर। मंदिर के फैसले के साथ ही अब सभी झगड़े का अंत। आरएसएस का बड़ा बयान, वीएचपी भी बोली अभी मंदिर बनाने पर होगा पूरा फोकस, लेकिन ओवैसी ने उठाए सवाल। कैबिनेट की अगली बैठक में विनिवेश के मोर्चे पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में डाइवेस्टमेंट को मंजूरी संभव। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुलबुल तूफान ने मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत। लोगों को समंदर में से दूर रहने की सलाह, हवाई यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र में सियासी रस्साकसी जारी है। बीजेपी को राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिल गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं जयपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की भी अहम बैठक हुई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस खबर पर मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे और जयपुर से भवानी देवड़ा जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, मुंबई में क्या कुछ चल रहा है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इस समय बीजेपी के कोर कमेटी की फिर से बैठक शुरू हो गई है और यहाँ पर फिर से सारे नेताओं को वर्षा पर सारे नेता पहुँचे हैं और वहाँ पर शुरू हुई है बैठक। ऐसे में दिल्ली के साथ लगातार संपर्क में है बीजेपी। कोशिश ये है कि इस पूरे मामले को आज शाम तक हल कर लिया जाए। जिस तरीके से कुछ देर पहले सुधीर मुनगंटीवार ने, जो बीजेपी के कोर कमेटी सदस्य हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ कर दिया कि दोबारा जो मीटिंग शुरू होगी उसमें फैसला हो जाएगा। यानी अभी मीटिंग जो शुरू है, उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक फैसला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपने तमाम सारे जो विधायक हैं, जो मड में जो रुके हुए हैं, उनके साथ बैठक करके निकले हैं। तीसरी सबसे बड़ी तस्वीर कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक जयपुर में चल रही है। यानी 3 अलग अलग जगहों पर बैठकें चल रही हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी शाम तक आखिरी डिसीजन ले लेगी कि राज्यपाल के पास जो जाएगी बीजेपी की नहीं जाएगी। खासकर जो आमंत्रण मिला है उसको स्वीकार करने के लिए कि वो सरकार बनाएगी या अभी रुकेगी। तो साफ जाहिर सी बात है कि सभी लोग अपनी अपनी संख्या बल अपना जो है उसको देख रहे हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक अहम बैठक जयपुर में चल रही है। भवानी के पास चलते हैं। भवानी, ये बताइए, जयपुर बैठक से क्या खबर है आपके पास? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की रिसोर्ट के अंदर जहाँ विधायकों को रखा गया, वहाँ बैठक खत्म हो गई और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ कहा कि ये तय किया गया कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगी कि समर्थन किसे देना। बैठक के अंदर 2 तरह के प्रस्ताव थे, एक विधायक दल के नेता को लेकर और दूसरा समर्थन के मसले को लेकर। दोनों हाईकमान पर फैसले छोड़े गए। लेकिन जो अंदर की खबर है कि अंदर तकरीबन 25 से 30 एमएलए थे जिन्होंने इस बात को लेकर प्रेशर बनाया कि
समर्थन पर एक स्थिति, संशय की स्थिति है, वो साफ की जाए कि हमें समर्थन किसको देना। और शिवसेना की तरफ से उनका था कि शिवसेना को हमें समर्थन देना चाहिए। ये दबाव कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र के विधायकों की ओर से शिवसेना को समर्थन को लेकर, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है अभी इंतजार कर रहे हैं। नजर उनकी है कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, उसके बाद में इस पर फैसला किया जा सकता है कि शिवसेना की ओर से कोई आमंत्रण मिलता है तब। अब जो अहमद पटेल हैं कांग्रेस नेता, वो कुछ देर बाद में जब पहुंचने वाले हैं, वो पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में और एक रणनीति को लेकर मीटिंग होगी। जी, तो भवानी, जयपुर में जो कुछ चल रहा है, ये लोग कहाँ रुके हैं और क्या गतिविधियां हैं कांग्रेस के विधायकों की? देखिए, ये जयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। ब्योना विस्टा एक रिसोर्ट है और ये 5 स्टार रिसोर्ट है, एक फ्रांसीसी मालिक है, उसका है। 52 विला है, जिसमें से हर को एक विला दिया गया। कांग्रेसी नेता को काफी अच्छी सुविधाएं उनको वहां पर मुहैया कराई गई है। और कांग्रेस के जो राजस्थान सरकार के मिनिस्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा कि विधायकों को अगर घूमने भी जाना है तो एक नेता को, राजस्थान कांग्रेस का खासतौर पर मंत्री, उनके साथ में जाते हैं। हालांकि आज कहीं बाहर नहीं गए, पहले ये पुष्कर उनको घुमाने ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बाहर नहीं घुमाया गया। लेकिन अंदर सब तरह की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है। जी, और भवानी, आप जो बात कह रहे थे कि एक बार बीजेपी का रुख साफ हो जाए, महाराष्ट्र में बीजेपी क्या करने जा रही है, और बीजेपी की बैठक जो है वो दोबारा फिर से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, और जो खबर हमें मिल रही है कि वहाँ भी इस बात पे ही सहमति बन रही है कि आला कमान जो फैसला करे। तो ये तमाम जो जोड़ घटाव चल रही है, तो क्या जयपुर में आज कुछ खास हलचल देखने को मिल रही है? जहां कांग्रेस नेता रुके वहां आपका सेंस क्या कहता है? क्या आज जयपुर में भी कोई ना कोई मन ये लोग बना लेंगे, जिस तरीके से मुंबई में भी दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, ये भी एक तरीके से आज फैसला कर लेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो क्या जयपुर में भी कांग्रेस आज कोई ना कोई नतीजा निकाल लेगी? देखिए, बिल्कुल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अगर नतीजे की तरफ नहीं चाहती तो अहमद पटेल, जो रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस के, वो जयपुर आ रहे हैं, वो विधायकों से मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ है, अशोक चौहान यहाँ है। ये तमाम जो नेता है, जो तय करना है जिन लोगों को, वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए, पहुंचे हुए हैं। और ये लगभग इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी फैसला करे, उसके बाद में जयपुर के अंदर कांग्रेस भी हो सकता हो कि अगर बीजेपी फैसला कर दे तो रात तक ये अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं इसको लेकर कि आगे क्या करना है, उसी पर है। और एक दूसरा ये है कि क्योंकि अभी बीजेपी जो कांग्रेस को डर है बहुत ज्यादा है, इस वजह से अब जो नजर है विधायकों पर ज्यादा बढ़ाई गई है, सख्ती की गई है। क्योंकि जो बाहर पहले टूर पे ले जाने का प्रोग्राम था वो भी पोस्टपोन किया गया। तो ये है कि लास्ट मिनट में ऐसा नहीं हो जाए कि विधायकों को तोड़ने की कहीं कोई कोशिश हो, इसलिए पूरा जो रिसोर्ट है उसको पूरा सीलबंद किया गया। किसी की एंट्री नहीं है, वहां पर बंद कर दी गई है। जो सैलानी थे उनके पास में वो भी अब नहीं है, जो विदेशी सैलानी थे। तो यानी कि पूरा का पूरा अभी इस वक्त कांग्रेस के जो विधायक है वही है, या फिर कांग्रेस के नेता है वो है, या फिर अविनाश पांडे जो जिनको कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया है, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है, वो है। जी, शुक्रिया आपका भवानी, ये तमाम अपडेट देने के लिए। और बिल्कुल साफ तौर पर भवानी ने बताया कि जयपुर में क्या कुछ चल रहा है और किस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी नज़र बनाए रखें, हम फिर से आपके पास आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक कोई न कोई ठोस रास्ता निकलता हुआ दिखे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति जो है इस वक्त कि इससे पहले की जो विधानसभा थी वो भंग हो चुकी है, वो अब अस्तित्व में नहीं है और नई विधानसभा का गठन हुआ नहीं है। गवर्नर ने बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है चुनाव में, इस नाते से गवर्नर ने बीजेपी को न्योता जरूर दिया है, लेकिन बीजेपी भी पसोपेश में है। शिवसेना जो है सीधे तौर पर समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आखिर रास्ता कहां से निकलेगा? ये रास्ता अगर आज शाम तक नहीं निकले तो फिर स्थिति और विकट होगी। बहरहाल हम देखते हैं कि मुंबई कांग्रेस और मुंबई में जो दूसरी पार्टियां हैं, शिवसेना वगैरह, उनके नेता क्या कहते हैं। मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एक ट्वीट किया है। मिलिंद देवड़ा लिखते हैं कि राज्यपाल एनसीपी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि वो महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है, क्योंकि अब बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात पर एक ट्वीट किया है।
संजय निरुपम लिखते हैं कि महाराष्ट्र के ताजा सियासी गणित में कांग्रेस और एनसीपी का सरकार बना पाना असंभव है। इसके लिए शिवसेना का साथ चाहिए, लेकिन हमें किसी भी हालत में शिवसेना के साथ सत्ता साझा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये पार्टी के लिए विनाशकारी कदम होगा। तो ये दो कांग्रेस के नेता दोनों विरोधाभासी बात कह रहे हैं। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए और संजय निरुपम कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए शिवसेना का साथ लेना होगा और वो हमें नहीं करना चाहिए। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। संजय राउत ने कहा कि हमारा नेता व्यापारी नहीं है और महाराष्ट्र के लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे। संजय राउत ने बीजेपी को मिले बहुमत को स्वीकार करने की बात तो कही, लेकिन इशारों में वो कांग्रेस पर डोरे डालते भी नजर आए। संजय राउत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस भी महाराष्ट्र के हितों के दुश्मन नहीं है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि शिवसेना के विधायकों को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को न्योता मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शरद पवार ने मंगलवार को मुंबई में एनसीपी के सभी चुने गए विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में शरद पवार और उनके जीते हुए विधायकों के साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये थी कहानी महाराष्ट्र की और अब बात अयोध्या की। तो अब मंदिर वहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर यह फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन है जिस पर अब रामलला का हक माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर 3 महीने में मंदिर बनाने की योजना तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि 2.77 पौने 3 एकड़ लगभग जो जमीन है फिलहाल उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया है और कहा है कि इतिहास जरूरी है, लेकिन इन सब में कानून ऊपर है और आस्था पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं किया जा सकता। कोर्ट आस्था नहीं सबूतों पर फैसला देती है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुन्नी वक्फ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इस फैसले का कोई रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति या अधिवक्ता या किसी संस्था की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इसमें रिव्यू फाइल करेंगे, तो ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ना माना जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि यह फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस फैसले को देश ने खुले दिमाग से स्वीकार किया है। भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते हैं, परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती है। ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं और इसलिए देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक
प्रणाली आज विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को देश के लिए नया सवेरा भी बताया। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को भी दोहराया कि सबको साथ लेकर भविष्य के भारत का निर्माण करना है। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि फैसला देश के लिए ऐतिहासिक है। अब पुरानी बातों को भुलाकर मिलजुल कर मंदिर निर्माण में काम आगे बढ़ाना चाहिए। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि सारे नाम भक्त अभी इससे काफी खुश है। साथ ही अब सभी को विश्व हिंदू परिषद का ध्यान पूरी तरीके से मंदिर बनवाने पर है कि विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण ध्यान राम जन्मभूमि का मंदिर बने, भव्य और पूरा बने, और इसके साथ साथ देश में धर्म जागरण का काम हो, इस पर है। इसलिए और कोई मांग उठाने की हमें अभी फुर्सत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बंधुत्व और विश्वास और प्रेम का है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। तो कॉर्पोरेट जगत ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का स्वागत किया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर 5 जजों की बेंच के फैसले को सलाम किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस फैसले का इंतजार 1.1 अरब 30 करोड़ लोग कर रहे थे, उस निर्णय पर पहुंचने के लिए इस बेंच में शामिल जजों ने असाधारण साहस का परिचय दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वे देश के न्याय और धर्म कायम रखने के लिए उन्हें सलाम करते हैं। महिंद्रा के अलावा इंडस्ट्री के अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। इफ्को के MD US अवस्थी ने कहा है कि ये अच्छा और शांतिपूर्ण समाधान है। शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। और अभी यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तूफान बुलबुल की सभी खबरें।
फैसले ले सकती है। इसमें बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों के मामले शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ मामलों में जो तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उनका हल निकाल लिया गया है। क्या है डिटेल समझने के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट की सोच रही सरकार और इस कैबिनेट में क्या फैसले हो सकते हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में रणनीतिक विनिवेश के मोर्चे पर बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर वित्त मंत्रालय में 2 अहम बैठकें हुई। दरअसल ये बैठक इसलिए हुई थी कि कुछ कंपनियां हैं जिनके रणनीतिक विनिवेश पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, लिहाजा ये बैठक हुई और उसमें जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं समाधान निकल आया है। 2 कंपनियां जिनका रणनीतिक विनिवेश होना है, जिसमें सरकार निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, वो है बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीपीसीएल में दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है और बीपीसीएल की एक रिफाइनरी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जिसमें कि असम गवर्नमेंट ज्वाइंट वेंचर के रूप में है। लिहाजा असम गवर्नमेंट को इस बात की चिंता थी कि अगर बीपीसीएल का निजीकरण होता है तो उस रिफाइनरी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि उसका निर्माण जो है वो असम एकॉर्ड के तहत हुआ था। लिहाजा असम सरकार को, गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये सुरक्षा का मसला हो जाएगा। सूत्र हम ये बता रहे हैं कि इस पर समाधान निकल आया है। इसके अलावा एक स्थिति ये थी कि बीपीसीएल जो है देश और विदेश में दूसरी सरकारी कंपनियों के साथ कुछ रणनीतिक ज्वाइंट वेंचर के रूप में है। लिहाजा ये देखना था कि बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद वो उसकी स्थिति क्या होगी। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि ऐसे रणनीतिक ज्वाइंट वेंचर से बीपीसीएल बाहर निकल आएगा। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन के मसले पर भी कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, विनिवेश को लेकर उस पर सहमति बन गई है और कैबिनेट की अगली बैठक में इन दोनों ही कंपनियों पर के विनिवेश पर कैबिनेट अपना मुहर लगा सकती है। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बुलबुल तूफान की वजह से बारिश और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। बुलबुल तूफान से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए, जिनकी वजह से सड़कें बंद हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने कई घंटों की कोशिश के बाद पेड़ों को काटकर सड़क से हटाने का काम शुरू किया। कुछ पेड़ हटाए गए, कुछ इलाकों में तो तूफान की वजह से पेड़ गाड़ियों और मकानों पर भी गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बुलबुल तूफान का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। बुलबुल तूफान में हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि बुलबुल तूफान को लेकर ममता बनर्जी से बातचीत हुई है। केंद्र की ओर से प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद की जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि बुलबुल तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी को की सुरक्षा की कामना भी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हम मौजूद हैं। नमस्कार।